हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ब्रजेश मिश्रा बेसिक पॉइंट विद ब्रजेश चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे हिंदी में संज्ञा की। सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा के संधि विच्छेद की कि संज्ञा की संधि विच्छेद क्या होती है। तो संज्ञा की संधि विच्छेद की बात करेंगे तो सम प्लस ज्ञा मिलकर संज्ञा बनता है। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बनता है, सम प्लस ज्ञा। सम का अर्थ होता है सम्यक, ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात सम्यक ज्ञान ही संज्ञा कहलाती है। आइए हम बात कर लेते हैं संज्ञा की मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के मूल रूप से दो प्रकार होते हैं। एक होता है यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरा होता है भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा का क्या मतलब होता है कि जो दृश्य हो अर्थात जो दिखे उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम यथार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। वहीं अगर हम भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे तो भाववाचक संज्ञाएं जो है वो अदृश्य होती हैं, उनको हम देख नहीं सकते। हम बात करते हैं कि यथार्थवाचक संज्ञा में कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार होते हैं। तो ये 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा जिसको हम द्रव्यवाचक भी बोलते हैं, और समूहवाचक संज्ञा अर्थात समुदायवाचक संज्ञा भी इसको हम बोल देते हैं। हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। यह अदृश्य होती है और भाववाचक संज्ञा केवल एक ही होती है, अर्थात भाववाचक संज्ञा जिसको हम बोलते हैं। हम बात कर लेते हैं प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं। तो प्राचीन हिंदी में संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा है। तो आपसे अगर पूछ ले कि प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने प्रकार हैं या भेद हैं, तो कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक हैं। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद, तो आधुनिक हिंदी में संज्ञा के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो आइए जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हम जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांट देते हैं, एक पदार्थवाचक संज्ञा और एक समूहवाचक संज्ञा में। वही जो अगर प्राचीन हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो ये जो दोनों जातिवाचक के अंतर्गत रखा गया है उसको हम अलग अलग पढ़ते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं अभी संज्ञा के भेद की कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। अगर आपसे पूछे संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, तो 5 होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वह दृश्य होती है और हमेशा किसमें होती है? एक वचन में होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें होती है? एक वचन में होती है। दुनिया में अकेली होती है, अर्थात वह अपने आप में विशेष होती है। अगर हम वही बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो वह भी दृश्य होती है, लेकिन इसके जैसे और होते हैं। इसके जैसे क्या होते हैं? और होते हैं, इनका बहुवचन होता है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं भाववाचक संज्ञा की, तो यह अदृश्य होता है, एक वचन में होता है हमेशा। और जिसे हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की हम पहचानेंगे कैसे? तो जिसे हम प्लेट में ना रख सके उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। अभी हम आपको इसके जब हम एग्जाम्पल्स बताएंगे तो आपको ये सभी सारे समझ में आ जाएंगी। आइए हम बात कर लेते हैं जैसे भाववाचक संज्ञा हम लेते हैं बुराई। दोस्तों आप देख सकते हैं जो बुराई है यह एक भाववाचक संज्ञा है। आप से अगर हम बोल दें कि बुराई को किसी प्लेट में आप रख के दिखाइए, तो आप क्या दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। तो जो भी आप जिस भी संज्ञा को प्लेट में नहीं रख के दिखा सकते हैं वो सभी क्या होती हैं? तो वो सभी भाववाचक संज्ञा होती हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें भाववाचक संज्ञा की, जो भाववाचक संज्ञा की जब हम जातिवाचक में बदलेंगे तो उसका बहुवचन जब भी हम बना देंगे तो वह जातिवाचक में चला जाएगा। जैसे बुराई से बुराइयां हम कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा? जातिवाचक में चला जाएगा।
तो हम बात कर लेते हैं भी, ये जो नोट लिखा है आप इससे जान जाएंगे। भाववाचक संज्ञा जो है यदि हम उसका बहुवचन के रूप में लिखें तो जातिवाचक हो जाती है। आप कभी भी अगर भाववाचक संज्ञा है उसका जब भी आप बहुवचन बना देंगे तो वह हमेशा किस में चला जाएगा, तो जातिवाचक में चला जाएगा। जैसे बुराई का बुराइयां हम कर देते हैं तो यह किस में चला जाता है, तो जातिवाचक संज्ञा में चला जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। तो संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। जैसे राम, जग, कानपुर, क्रोध, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी संज्ञा हैं। आइए हम बात कर लेते हैं भी संज्ञा के पहले भेद की या प्रकार की, व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर हम परिभाषा की बात करेंगे, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बताए उसे हम क्या बोलते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। हमने आपको बताया था ऊपर, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा क्या होती हैं, एक वचन में होती हैं और दृश्य होती है, अर्थात इनको हम देख सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे ब्रह्मा की, तो ब्रह्मा अपने आप में एक विशेष है। ब्रह्मा के जैसा गुण, उनके जैसा पावर कोई और के पास नहीं हो सकता, इसलिए ब्रह्मा अपने आप में एक अद्भुत है, अकेला है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, तो यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह से विष्णु भी सिंधु की बात करते हैं, गंगा की बात करते हैं, तो गंगा नदी, सिंधु नदी, ये सभी क्या हैं, अपने आप में विशेष हैं, इसके जैसा दूसरा नहीं है, तो इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। जैसे भारत देश की अगर हम बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया देश की बात कर लो, तो ये सभी क्या हो जाएंगी, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। जैसे पृथ्वी हुआ, हिमालय हुआ, चंद्रमा हुआ, तो इनके जैसे और कोई नहीं है दुनिया में, इसलिए ये किस में चले जाएंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम हमेशा क्या होते हैं, तो वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा, मोहन, गीता, राधा, कृष्ण आदि, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे। व्यक्तिवाचक वहीं हम बात करेंगे त्योहारों के नाम, तो होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, गणतंत्र दिवस, ये सभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। दिशा, देश, नगर, राजधानी का नाम, ये सभी किस में आएंगे, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे पूर्व, उत्तर, भारत, पाकिस्तान, मुंबई, सूरत, दिल्ली, लखनऊ। अभी आपसे हम बोल दें कि लखनऊ के जैसा और कोई है, तो नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपने आप में विशेष है, इसलिए जो भी अकेला होता है वो क्या होता है, तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। हम बात करेंगे समाचार पत्रों की, समाचार पत्रों के नाम भी किस में आएंगे, तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे पंजाब केसरी, उदंड मार्तंड, बंगाल गजट, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, ये सभी किस में आएंगे, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। हम बात करते हैं नदी, सागर, महासागर के नाम किस में आएंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे यमुना नदी हो गया, गंगा नदी, लाल सागर, अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सभी किस में आएंगे, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं द्वीप, महाद्वीप के नाम, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी किस में आएंगे, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ग्रह, नक्षत्र और ग्रंथों के नाम भी किस में आएंगे, तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे। बुध, बृहस्पति, स्वाति, महाभारत, रामायण, कुरान, बाइबिल, ये सभी किस में आएंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। हम बात करते हैं अगर दिन, महीनों के नाम किस में आएंगे, तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे। जैसे सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी आदि। आपको थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा होगा, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। थोड़ा सा हम आपसे आशा करेंगे कि मैनेज कर लेंगे, आपसे हम थोड़ा इसको प्रयास करेंगे कि ऐसा ना हो। पर्वतों के नाम किसमें आते हैं, तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे हिमालय हुआ, विंध्याचल हुआ, ये सभी किसमें आएंगे, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हम बात करते हैं संज्ञा के जिस रूप से
केवल एक के होने का बोध हो, वहाँ पर क्या होता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो दृश्य होती है। लखनऊ को हम देख सकते हैं, हिमालय को हम देख सकते हैं, कुरान को हम देख सकते हैं, रामायण को हम देख सकते हैं। और जो भी अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, दृश्य होती है। और दुनिया में क्या होती है, अकेली होती है, विशेष अपने आप में। तो वो क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। हम बात करते हैं अगर जातिवाचक संज्ञा की, कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। सबसे पहले हम बता दें आपको, ये किसी जाति या उपजाति को बताता है, यानी कि जहाँ अकेली नहीं होती है, यह हमेशा बहुवचन में होती है, बहुवचन में होती है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञाएं हमेशा बहुवचन के रूप में आती हैं। और जातिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करेंगे तो ये दृश्य होती हैं जिसके जैसे और हों। अर्थात जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वो शब्द आते हैं कि जिनके जैसे और हो जाएं, वो सभी जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं घोड़ा की, तो घोड़ा ऐसा तो है नहीं कि एक ही घोड़ा होगा। हम बात करते हैं अगर काला घोड़ा, तो काला घोड़ा दुनिया में एक ही तो होगा नहीं, काले घोड़े तो दुनिया में बहुत होंगे, तो इसलिए जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। ऐसे हम गाय की बात करेंगे, दुनिया में एक ही गाय तो है नहीं, दुनिया में बहुत सारी गाय हैं, और तो इसलिए किस में जाएगा, तो ये सभी इसमें जातिवाचक के अंतर्गत चले जाएंगे। आपको कई कुछ अध्यापक जो है वो काली गाय या काला घोड़ा ये सभी आपको व्यक्तिवाचक के अंतर्गत बताए होंगे, लेकिन वो गलत है। व्यक्तिवाचक के अंतर्गत हमेशा जो है दुनिया में जो अकेली हो वही आता है। तो क्या काली गाय दुनिया में अकेली ही है और दूसरी काली गाय नहीं है? अगर है तो किस में जाएगा, वो व्यक्ति जातिवाचक के अंतर्गत जाएगा। तो काली गाय किसके अंतर्गत चली जाएगी, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चली जाएगी। अध्यापक की बात करेंगे, डॉक्टर की बात करेंगे, लड़के, आम, कुर्सी, लाल गुलाब, इंजीनियर, प्राकृतिक आपदा, ये आपको हम बता दें, ये महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक आपदा हमेशा किसके अंतर्गत आता है, तो जातिवाचक के अंतर्गत आता है। जैसे भूकंप हुआ, ज्वालामुखी हुआ, ये सभी किस में आएंगे, तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, आप कभी भी भूकंप तो बोलते नहीं है, भूकंप ही बोलते हैं बहुवचन में भी, तो इसलिए। और भूकंप हमेशा एक बार नहीं आता, कई बार रुक रुक के आता है, इसलिए इसको हम जातिवाचक के अंतर्गत डाल देते हैं। जैसे पुरुष या स्त्री से संबंधित जो भी शब्द होते हैं वे सभी किस में आते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे लड़का, लड़की, दादा, दादी, मामा, मामी आदि, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, ये सभी जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अगर हम वही बात करते हैं पापा की, तो पापा हमेशा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के 10 पापा तो होते नहीं हैं, 5 पापा तो होते नहीं हैं, 2 पापा तो होते नहीं हैं। पापा हमेशा क्या होते हैं, पापा हमेशा एक होते हैं। इसलिए पापा, पिता, मामा, मम्मी, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये सभी व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अगर वहीं हम बात कर लेते हैं दादा की, तो किसी भी व्यक्ति के 2 दादा हो सकते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो इसलिए वह व्यक्तिवाचक जातिवाचक के अंतर्गत चला जाएगा। किसी भी व्यक्ति के 2 मामा हो सकते हैं, 3 मामा हो सकते हैं, तो सबके भी किस में जाएंगे, जातिवाचक के अंतर्गत चले जाते हैं। हम बात करते हैं प्राकृतिक घटना से संबंधित प्रश्न की। आंधी हुआ, आंधी किस में आएगा, तो आंधी हमेशा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तूफान की बात करें, वहीं वर्षा हुआ, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हम बात करते हैं पशु या पक्षियों के नाम की, कि पशु या पक्षियों के नाम किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये सभी हमेशा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे घोड़ा हुआ, कुत्ता हुआ, बिल्ली, गाय, तोता, कोयल, कौवा, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा हमेशा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा हमेशा मतलब बहुत से हो जाते हैं, बहुवचन उनका होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे कौवा की, तो कौवा दुनिया में एक होगा नहीं, कौवा दुनिया में तो बहुत से होंगे, तो इसलिए किसके अंतर्गत आएगा, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। वहीं हम बात करते हैं वस्तुओं के नाम की, जैसे पुस्तक, पेन, पेंसिल, घड़ी, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं पद एवं व्यवसाय के नाम की,
दर्जी, धोबी, डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फूल, फल के नाम किसके अंतर्गत आएंगे? तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे कमल, गुलाब, आम, अनार। हम बात कर लेते हैं अभी स्मरणीय तथ्य की कि स्मरणीय तथ्य क्या है। तो आइए हम बात करते हैं स्मरणीय तथ्य की। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के समान भी किया जाता है और जातिवाचक संज्ञा का विशेष प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। जैसे अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझाएंगे तो आपको एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। हम बात करते हैं जैसे कि भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद जो है यह अपने आप में व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जयचंद क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, चूँकि यह किसी व्यक्ति का नाम है। लेकिन यहाँ पे बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है और हमने आपको बताया है कि कोई भी संज्ञा जो है अगर वह बहुवचन में है तो वह जातिवाचक के अंतर्गत जाएगा, ना कि व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। चूँकि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती हैं वह हमेशा एक वचन में होती हैं, लेकिन जातिवाचक संज्ञा जो होती हैं वो बहुवचन में होती हैं। जयचंद, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। तो आपसे अगर अंडरलाइन करके ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयचंद यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं गौतमों के देश में भूखों मर रहा है इंसान। तो यहाँ भी गौतम का प्रयोग, गौतम बुद्ध आप देख सकते हैं। अगर गौतम बुद्ध होता तो केवल एक व्यक्ति के बारे में बात होता है, या गौतम होता तो एक व्यक्ति के बारे में होता, लेकिन यहाँ पे गौतमों है अर्थात बहुवचन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो जातिवाचक के अंतर्गत चला जाएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं गुप्त की। गुप्त जो राष्ट्र कवि थे, तो यह किसके अंतर्गत आएगा? तो यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि गुप्त जो है या यहाँ पर विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ना कि गुप्त समुदाय की। और अगर हम बात कर लेते हैं अम्बेडकर की कि अम्बेडकर संविधान निर्माता थे, तो यह भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत चला जाएगा। क्योंकि अम्बेडकर से यहाँ पर किसका भाव निकल के आ रहा है? यहाँ पे अम्बेडकर जो है यह भीमराव अम्बेडकर का भाव के रूप में निकल के आ रहा है। तो जहाँ भी किसी व्यक्ति विशेष की बात करेंगे वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, लेकिन अगर जहाँ पर बहुवचन की बात हो वहाँ पर हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है। इसी के साथ आज हम इस सेशन की समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।